डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल सकलैन क़ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ एम साइंस एकेडमी। एक्चुअली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। के लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है ये डिस्कस करने जा रहे हैं। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है तो उसमें क्या क्या एवोल्यूशनरी होती है, क्या क्या उसमें प्रोसेस होते हैं, कैसे उसका मोमेंटम चेंज होता है, किस तरह से उसका मोमेंटम जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज होता है या मोमेंटम कंजर्व रहता है, ये हमने देखना है। तो एक्चुअली जो मोमेंटम है इसे नाम देते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसको पी से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लॉ के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सपोज दैट वी हैव अ आइसोलेटेड सिस्टम। टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कंजर्व मोमेंटम, सो वी ऑब्जर्व दैट isolated system in which no external force act on this system is called isolated system। तो isolated system क्या होता है? एक्चुअली जो isolated system है, अगर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अंडरस्टैंड करना है, इसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि ये जो लॉ है ये कंजर्व ही आइसोलेटेड सिस्टम में करता है। तो इसलिए पहले देखते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पर जाने से पहले मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट पहुँचाई जा सके। इसी तरह अभी जो आइसोलेटेड सिस्टम है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, उसे हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। एक ऐसा सिस्टम जिस पर बाहर की तरफ से कोई भी फोर्स ना लगे उसे हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। आइसो का मतलब होता है सेम, लेटेड मतलब होता है कि वो जो सिस्टम है हमारे पास उसमें मौजूद जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं या इसी तरह मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपनी फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, इसे हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। मिसाल के तौर पर जैसे एक कंटेनर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, एक ऐसा कंटेनर है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप अंदर ही क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, जबकि बाहर से उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। तो यहाँ पर इनका मोमेंटम जो है वो एक्चुअली कंजर्व रहेगा, क्योंकि जितने एक पार्टिकल फोर्स लगा रहा है दूसरे पर उतनी फोर्स मुखालिफ सिमत में दूसरा भी उसके ऊपर लगा रहा है। तो ये जो सिस्टम होगा ये एक्चुअली क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ से कोई फोर्स नहीं लग रही, जो फोर्स लग रही है वो अंदर ही सिस्टम उसके ऊपर लगा रहा है, लेकिन बाहर से एक्सटर्नली कोई फोर्स एक्ट अपॉन नहीं हो रही। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो उम्मीद है आपको आइसोलेटेड का पता चल गया होगा कि ये कौन सा सिस्टम होता है। तो यहाँ पर हमने चेक करना है कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कंजर्व होता है या नहीं होता। तो देखते हैं। इसी तरह isolated system, a system on which acts no external force is called isolated system। तो इसके लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसे कहेंगे कि इसमें जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है आइसोलेटेड सिस्टम में। टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स सपोज दैट वी हैव अ टू बॉल्स। सपोज दैट हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक का मैस क्या है m1 है, दूसरे का मैस m2 है। अब इसी तरह जो पहला ऑब्जेक्ट हमारे पास है उसका मैस क्या है, m1 है। इसी तरह जो सेकंड ऑब्जेक्ट है इसका मैस क्या है, m2 है। तो जो पहला ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, जबकि दूसरे की वेलोसिटी क्या है, कम है। जो पहला ऑब्जेक्ट है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम है। तो v1 को हम इसकी जो वेलोसिटी है v1 है और इसकी वेलोसिटी 2 है। आप एरो से देख सकते हैं इसका एरो कम है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कम है। सेकंड एरो से आप देख, इसका जो ये वाला एरो है जो मैस 1 है उसका ये जो एरो है ये क्या है, वेलोसिटी का ज़्यादा है, जो कि ये शो कर रहा है इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है दूसरे ऑब्जेक्ट से, यानी कि ये वह जो है v1 वेलोसिटी ज़्यादा है बनिस्बत v2 से। आप एरो से भी देख सकते हैं, एरो भी डिनोट कर रहे हैं, डिफरेंस के बारे में बता रहे हैं कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, लेकिन दोनों का मैथ सेम है। मैथ सेम है, जस्ट जो इसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ है और और दूसरे की थोड़ी सी कम है। ये क्यों कम है, इसकी रीज़न ये है एक्चुअली जब ये दूसरा ऑब्जेक्ट है यानी कि जो m1 है
ये उस पर फोर्स लगाना चाहता है, उससे टकराना चाहता है। तो अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो उससे टकराएगा ना। तो m1 जो है बराबर है m2 के, मैसेज में बराबर है लेकिन वेलोसिटी में क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट वेलोसिटी है। m1 की वेलोसिटी ज़्यादा है, m2 की वेलोसिटी कम है। अब ये क्या करेगा, m1 m2 से टकराएगा, मोमेंटम के लिए इससे टकराएगा। अब टकराएगा तो इसका मतलब मोमेंटम चेंज होगा, अगर पहले ज़्यादा है तो कम हो जाएगा, कम है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह अब जब ये टकराता है, ये जो हमारे पास m1 m2 से टकराएगा तो यहाँ पर एक लॉ को भी ऑब्जर्व करेगा, एक लॉ को भी फॉलो करेगा। कौन सा लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, जो हमने पढ़ा है कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कि जो एक्शन होता है वो रिएक्शन के बराबर होता है मैग्नीट्यूड में, बट इनकी जो डायरेक्शन होती है वो एक्चुअली ऑपोजिट होती है। तो जब ये इससे टकराएगा, m1 टकराएगा m2 से, इसका मतलब है ये फोर्स लगाएगा उस पर, और इसी तरह दूसरा भी इस पर फोर्स लगाएगा। तो जब वो भी इस पर फोर्स लगाता है लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, एक ही डायरेक्शन इस तरफ है तो दूसरे की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो इन दोनों में से जो एक हमारे पास फोर्स होगी उसको हम नेगेटिव तस्वुर करेंगे, फोर्स एक्चुअली पॉजिटिव होगी लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से एक के साथ हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। अब इसी तरह अब यहाँ पर क्या होगा, जो सेकंड हमारा ऑब्जेक्ट है m2, जब इस पर फोर्स लगेगी तो इसकी जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली इंक्रीज़ हो जाती है, जबकि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। यहाँ पर m1 की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, m2 की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जो ये बता रही है कि अब टकराने के बाद जो m2 है उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो गई है, जबकि m1 की वेलोसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले m1 की वेलोसिटी ज़्यादा थी, टकराने के बाद यानी कि आफ्टर कोलिजन जो m2 है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो पिछला था उसने इस पर फोर्स लगाई है तो उसने इसको एनर्जी कुछ दी है, वो उसने एनर्जी लेकर आगे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है। एक्चुअली यहाँ पर फोर्स लग रही है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे पर फोर्स लगा रहा है। तो हमें पता है जब एक फोर्स लगती है और वो बॉडी मूव कर रहा होता है, वो बॉडी आगे जा रहा होता है, तो इसका मतलब है इसका मोमेंटम चेंज हो चुका है। जो मोमेंटम है वो एक्चुअली चेंज हो चुका है, पहले ज़्यादा था तो कम, या कम था तो ये ज़्यादा, मतलब चेंज हो गया मोमेंटम। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमारे पास आ चुका है। तो जब फोर्स लगी है, टाइम भी लगा उसको, तो इस वजह से उसका मोमेंटम क्या है, वो भी चेंज हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, हम ये देखेंगे पहले मैस 1 का, जो हमारे पास मैस 1 है इसका चेक करेंगे, और इसी तरह फिर मैस 2 का चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट बॉल है इसका मोमेंटम चेक करेंगे कि इसका मोमेंटम किसके बराबर होता है। एक्चुअली इसका जो मोमेंटम है वो इम्पल्स का जो फार्मूला था उसके ज़रिए हम देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इम्पल्स बराबर होती है F × t इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम m1, जो मैस 1 है इसका चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, तो इम्पल्स के फार्मूले से देखते हैं कि वो किसके बराबर है। तो F × t इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। एक्चुअली जब कोलिजन हो चुकी थी, आफ्टर कोलिजन, उस वक्त जो मैस 1 है उसकी वेलोसिटी क्या थी, v1 प्राइम हो गई थी। यानी कि ये जो हमारे पास ये है, अब ये टकराने के बाद यानी कि आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या आ चुकी है, v1 प्राइम आ चुकी है। तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और साथ हमारे पास मैस मौजूद है, और इसी तरह ये मोमेंटम हो जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है फॉर मैस 1 के लिए कैसे आई है, ये इम्पल्स का फार्मूला हम यूज़ किया है कि F × t इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा फॉर मैस 1, ये 1 मैस के लिए क्या हमारे पास आएगा कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ये जो हमारे पास वेलोसिटी v1 है प्राइम, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, इसलिए क्या आ जाएगा m1 v1 प्राइम और नेगेटिव m1 v1 जो कि इनिशियल हमारे पास मोमेंटम है। तो चेंज इन मोमेंटम फॉर फर्स्ट जो मैस है वो बराबर आ गया इसके, यानी कि F × t इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1। तो ये मैस 1 के लिए था, आपने देखा दोनों में m1 ही मौजूद है।
तो ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम आ चुका है। इसी तरह चेंज इन मोमेंटम फॉर बॉल 2, जो कि सेकंड बॉल है, उसका मास m2 है, उसका जो मोमेंटम है वो कैसे चेंज होता है, तो वो भी इसी फार्मूले से हम देखेंगे F क्रॉस टी के फार्मूले से कि F क्रॉस टी, तो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स है वो एक्चुअली F प्राइम है। जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि एक फोर्स F है, दूसरी F प्राइम है, कि जब ये दोनों टकराती हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड तो चूँकि सेम होती है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो डिफरेंस बताने के लिए कि ये वाली कौन सी फोर्स है, एक के ऊपर हम प्राइम लगा देंगे कि आफ्टर कोलिजन वाली है, तो वो F प्राइम आ जाएगी। F प्राइम क्रॉस टी इज इक्वल टू m2v2 प्राइम माइनस m2v2। यहाँ पर जो m2v2 है, v2 प्राइम बता रहा है मास 2 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, मास 2 की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बता रहा है क्या, ये हमारे पास जो प्राइम है, जबकि ये क्या है m2v2, तो m2v2 किसके बराबर है, एक्चुअली m2v2 ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है, m2v2 एक इनिशियल मोमेंटम है जो इस मास 2 का है। ये हमारे पास m2v2 प्राइम है जो कि आफ्टर कोलिजन है, और ये हमारे पास m2v2 है जो कि बिफोर कोलिजन था। अब इसी तरह इक्वेशन ये हमारे पास 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड अप कर देना हमने। ऐड अप क्यों करना है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है, ये प्रूव करना हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के जरिए। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, और राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। तो जब इसको ऐड करेंगे F क्रॉस टी प्लस F प्राइम क्रॉस टी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। इसी तरह इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ऐड होगी, तो ये क्या आ जाएगा m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस क्या m2v2 प्राइम माइनस m2v2, यानी जस्ट उसको हमने ऐड करना है। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास है F प्लस F प्राइम, तो हमने नाम दिया था इसको, F वो फोर्स है जो क्या है बिफोर कोलिजन थी, और F प्राइम वो फोर्स है जो कि आफ्टर कोलिजन थी, और मल्टीप्लाई बाय टी चूँकि कॉमन था इसको हमने अलग ले लिया। तो ये बराबर आ गया m1v1 प्राइम माइनस m1v1 जो कि हमारे पास ये वाली क्वांटिटी है, प्लस क्या है m2v2 प्राइम माइनस m2v2। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि ये जो फोर्स है ये वाली, यहाँ पर हमने बताया कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो दोनों फोर्सेस हैं मैग्नीट्यूड सेम होने और डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, जस्ट डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ज़ीरो जब टी से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हर किसी का टाइम ज़ीरो है, टाइम मौजूद है, लेकिन वहाँ पर फोर्स जो है उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो अपोजिट होने की वजह से वो ज़ीरो हो गई है। तो टी 7 था इसलिए मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो गया, तो बराबर हमारे पास ये वैसे क्वांटिटी आ गई। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि जो प्राइम वाली टर्म्स हैं वो एक साइड पर रख लेंगे, और जो प्राइम के बगैर हैं वो एक साइड पर, यानी कि ये जैसे m1v1 है प्राइम, तो माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम, उसके बाद यहाँ पर आएगा माइनस m2v2, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस m2v2 आ गया। अब हमने क्या करना है कि प्राइम वाली जो है वो एक साइड पर आ जाएंगी, और बगैर प्राइम के भी क्या आ जाएंगी, एक साइड पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए m1v1 प्राइम है, ये पॉजिटिव है, तो इसी तरह हमारे पास क्या है m2v2 प्राइम, अब ये दोनों इधर रह जाएंगे, m1 प्राइम वाली एक साइड पर, और ये जो नेगेटिव है m1v1 ये नेगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह m2v2 भी नेगेटिव है, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये आ गया m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बता रही है कि उसका जो मोमेंटम है वो सम है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है वो बराबर है आफ्टर कोलिजन मोमेंटम के। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जो बिफोर कोलिजन है वो बराबर आ चुका है आफ्टर कोलिजन के, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। m1v1 क्योंकि ये जो टर्म है ये बिफोर कोलिजन है, कोलिजन होने से पहले, टकराव होने से पहले वाला जो रिजल्ट है वो इसके बराबर है,
इसी तरह टकराव के बाद का जो रिज़ल्ट है वो इसके बराबर है। तो दोनों रिज़ल्ट सेम है, यानी कि m1v1 प्लस m2v2 बराबर आ चुका है आफ्टर कोलिजन का जो मोमेंटम है। इसका मतलब है कि बिफोर कोलिजन बराबर होता है आफ्टर कोलिजन के। तो ये जो रिज़ल्ट है ये क्या शो करता है, एक्चुअली ये रिज़ल्ट बता रहा है, ये बता रहा है कि टोटल जो मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम का ये कंजर्व रहता है। जो टोटल इस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो एक्चुअली क्या रहता है, कंजर्व रहता है। हमने देखा कि दोनों साइड हमारे पास बराबर हैं, जो ये साबित कर रही हैं कि मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो आज के लेक्चर से हमने क्या सीखा कि हमारे पास कोई भी बॉडीज़ होंगी जब वो आपस में टकराती हैं तो उनका जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो बराबर होता है उनके फाइनल मोमेंटम से। उनका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, सेम होंगे, कंजर्व करेंगे। इसे हम नाम देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो ये जो मोमेंटम है एक्चुअली ये बता रहा है कि एक बॉडी जब दूसरी बॉडी से टकराती है वो फोर्स ज़रूर एक्सर्ट करती है, फोर्स ज़रूर लगाती है, एनर्जी ज़रूर देती है, लेकिन उस वक़्त उनके दरमियान जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है एक आइसोलेटेड सिस्टम में जब ये परफॉर्म होता है। तो इसी तरह इनका रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये जो लॉ है, ये जो मोमेंटम है इन दो बॉडीज़ का कंजर्व रहेगा और इसे हम नाम देंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी तरह जब एक गाड़ी है दूसरी गाड़ी से टकराती है तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो बराबर होता है फाइनल मोमेंटम के, कि जो उसका पहले मोमेंटम था वो बराबर है आखिरी मोमेंटम के। तो इसी तरह आपने बहुत एग्जांपल सुनी होगी। तो ये भी एग्जांपल है कि जब हम बुलेट को फायर करते हैं गन से तो वो जो हमारे पास बुलेट होती है वो आगे की तरफ जाती है जबकि गन जो वो पीछे की तरफ आती है। यहाँ पर इन दोनों का जो मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहता है, वो भी सेम रहता है। बिफोर जो शूटिंग है वो मोमेंटम और आफ्टर जो शूटिंग है वो मोमेंटम बिल्कुल सेम होगा, यानी कि गन का मोमेंटम और जो बुलेट है उसका मोमेंटम बिल्कुल सेम होगा। इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान भी क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम सेम रहता है। ये भी क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं, होल्ड करते हैं। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की। थैंक यू।